हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम मॉड्यूल ए यूनिट 1 के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स जो हमें दिए वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज से जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे इसमें आपके बुक में टोटल 9 एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन। हम शुरू कर रहे हैं पहला एग्जाम्पल से। और ये न्यूमेरिकल ही आपके इस मॉड्यूल ए चैप्टर 1 में से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। 6-7 नंबर के न्यूमेरिकल्स इसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें एग्जाम्पल बोला है इनफ्लो ऑफ यूएसडी 1 लाख। तो 1 लाख यूएसडी का इनफ्लो होने वाला है बाय टीटी फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट। तो जो आपका एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर कौन होता है? जो सामान बना के बाहर भेजता है बेचने के लिए। मान लीजिए कोई ए पर्सन है इंडिया में और वो बी, मिस्टर बी जो कि यूएसए में, उसको कुछ सामान बना के बेच रहा है। ठीक है, तो वो बाहर कंट्री में बेच रहा है, इसलिए उसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा। ऐसे एक इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट इसका उल्टा होता है कि आपका इंडिया में कोई पर्सन है, वो बाहर की कंट्री से कुछ रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, मंगवा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, मान लीजिए मिस्टर ए जो कि एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए जो क्या कर रहा है, कुछ गुड्स बना के बेच रहा है। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, तो क्योंकि मिस्टर ए गुड्स बना के यूएसए में बेच रहा है मिस्टर बी को, तो ए मान लीजिए क्या गुड्स बना के बेच रहा है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किताब, कॉपी, पेन, कुछ ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, तो ए कुछ पेन बना के बी को बेच रहा है यूएसए में। 1 लाख पेन, 2 लाख पेन, कुछ भी मान सकते हैं। तो बदले में बी क्या करेगा? पेमेंट करेगा, क्योंकि आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। तो बी जो पेमेंट करेगा वो कौन सी करेंसी में करेगा? जो उनकी खुद की करेंसी, डॉलर। तो वो डॉलर भेजेगा ए को। तो इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो जब भी एक्सपोर्ट होगा तो जो ए है, यानी जो हमारा कस्टमर, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो पैसे वो डायरेक्ट कस्टमर को कैसे देगा? बैंक के थ्रू देगा। तो जब भी एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक, जो कि हमारा ये बैंक है, तो बैंक के पास हमेशा फॉरेन करेंसी क्या होगी? इनफ्लो होगी। इनफ्लो मतलब बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आएगी। और जब आपके पास कोई चीज़ आती है तो आप क्या बोलते हो? जैसे मेरे पास एक कागज़ है, ये किताब है, कहाँ से आई मेरे पास? मैंने इसको बाई किया, खरीदा मैंने। तो जब भी कोई चीज़ आपके पास आती है तो उसको आप बोलते हो कि हमने की बाई किया। ठीक है, तो बैंक के लिए भी ये होगी बाई ट्रांजेक्शन। ऐसे अगर मान लीजिए इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट मान लीजिए ए क्या कर रहा है, बी जो कि यूएसए में है और ए हमारा इंडिया में है। तो ए जो पर्सन है जो कि इंडियन है, वो यूएसए से कुछ सामान इंपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए उसको पेन बनाने हैं इंडिया में ही, तो उसको कुछ प्लास्टिक चाहिए जो कि इंडिया में उसको महंगा पड़ रहा है, तो वो फ़ॉरन से सस्ते में मंगवा रहा है। तो वो यूएसए से क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल मंगवा रहा है। ठीक है, तो बदले में क्या करना पड़ेगा? उसको पैसा भेजना पड़ेगा। बी बोलेगा मैं यूएसए में, मेरे को मेरी करेंसी में पैसा चाहिए। तो ए के पास रुपीज़ है, तो ए अपने बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि मैंने 1 लाख रुपए या 1 लाख डॉलर के रॉ मटेरियल खरीदे हैं बी से जो कि यूएसए में, और वो मेरे को पेमेंट के लिए बोल रहा है। और उसने मुझे बोला है कि पेमेंट मेरे को मेरी करेंसी में ही दीजिए जो कि डॉलर है। तो आप मुझे एक रेट बताइए कि कितने रुपए का आप कितना डॉलर लेंगे, और उतने डॉलर आप उसको भेज दीजिए। क्योंकि बैंक के पास से क्या हो रहा है? डॉलर जा रहा है, तो ये बैंक के लिए सेल ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में हमेशा बैंकों के लिए बाई ट्रांजेक्शन होता है, इंपोर्ट में सेल ट्रांजेक्शन होता है। इसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको बताया ना एक्जैक्टली। इसकी शुरुआत कहाँ से? इसकी शुरुआत ए और बी से होती है। ए जो कि सामान मंगवा रहा है बी से, और बदले में जो बी यूएसए में उसकी पेमेंट करनी है डॉलर में। तो हम लोग, आप लोग घर में तो कोई डॉलर नहीं रख सकते ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास तो डॉलर नहीं होते, तो हम चाहते हैं बैंक के पास। ऐसे मिस्टर ए भी बैंक के पास जाएगा और वो बताएगा कि मैं इतने का प्लास्टिक मैं यूएसए से मैंने मंगवाया, मुझे उसकी पेमेंट करनी, मान लीजिए 1 लाख डॉलर कुछ भी है। तो बैंक एक रेट बताएगा कि मान लीजिए बैंक ने बोला, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक ने बोला कि 1 डॉलर के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो जितने भी डॉलर आपको चाहिए भेजने हैं आप बता दीजिए, जितना भी आपका बिल है, तो उतने रुपये आपको देने पड़ेंगे। और फिर हम आपके अकाउंट को डेबिट करके उसको डॉलर में कन्वर्ट करके डॉलर वहाँ पे बी के अकाउंट में यूएसए में भेज देंगे। ऐसे ये ट्रांजेक्शन पूरी होगी। तो क्योंकि बैंक के पास से डॉलर जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जा रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेलिंग। तो हमेशा इंपोर्ट में सेलिंग होता है, और जब भी हमारा कस्टमर एक्सपोर्ट करता है तो उसमें बाई, क्योंकि बैंक के पास आ रहा होता है तो इसलिए बाई। तो जब भी इनफ्लो होगा बैंक के पास उसको बोलेंगे बाई, और जब भी आउटफ्लो होगा उसको बोलेंगे सेलिंग। तो जब भी हमारे रेट होता है, जैसे मान लीजिए 1 डॉलर की कोई कीमत है, मान लीजिए 70.2535 जैसे एग्जाम्पल। तो ये जो रेट लिखा है बाई लो सेल हाई, बैंक का कंसेप्ट क्या होता है? बाई लो सेल हाई। ये वैसे सिर्फ बैंक का नहीं, हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, उसका यही मोटो होता है कि बाई लो, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। जैसे सिंपल आप छोटे से परचून की दुकान ले लीजिए, कोई भी शॉपकीपर की दुकान, वो करता क्या है? मान लीजिए उसकी दुकान में पेन है या बिस्किट का पैकेट है, वो 3 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट खरीदेगा। एक बिस्किट का पैकेट कितने में लेता है? वो 3 रुपये में, और दुकान में 5 रुपये में बेचेगा, तो 2 रुपये का उसका प्रॉफिट है। तो हर कोई ऐसा करता है। तो ऐसा नहीं कि बैंक के लिए कोई नया फॉर्मूला है कि बाई लो सेल हाई, ये सबके लिए बाई लो सेल है, मतलब सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो।
थोड़े महंगे में बेचे, क्योंकि अपना भी कुछ मार्जिन चाहिए। जैसे बैंक है, उसको अपने एम्प्लॉय का सैलरी पे करना पड़ता है, फिर बिल्डिंग का चार्ज होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं उसके लिए उसको। और वो कोई सोशल चैरिटी में काम नहीं करता, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो वहाँ पर भी यही लॉजिक होता है कि बाय लो सेल हाई, तो उसका जो डिफरेंस है वही बैंकों के लिए प्रॉफिट होता है। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा बस बेसिक बताया, थोड़ा सा बेसिक आपको याद रहेगा, तो उसके बाद न्यूमेरिकल हमारे फटाफट से हम समझते चलेंगे। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो बाय लो, इसमें से क्या होता है कि जो स्लैश होता है ना, आपको रेट इस सब दिया होगा, $1 इज इक्वल टू दिस, ये एक्सेल रेट है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए 70.25/35 है, तो ये जो स्लैश के बाद है कितनी डिजिट है, 2 है, स्लैश से पहले कितनी डिजिट है, 2। तो ये जो 25 है और ये जो 35 है, तो 70.25 ये रेट तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो 35 है, 35 इसकी 2 डिजिट को रिप्लेस करेगा 25 को, और बाकी जो बच गया 70 और पॉइंट, वो एज इट इज़ रहेगा। तो 70.35 इसको इस हिसाब से लिखा जाता है। तो 70.25/35 को मैं से लिखेंगे 70.25, इसमें तो कुछ चेंज नहीं आना। ये जो 35 लिखा है इसका मतलब यही है कि ये जो 2 डिजिट है ये इसकी 2 डिजिट को रिप्लेस करेगा। तो 35 की 2 डिजिट, 25 की 2 डिजिट, जो कि 25 है उसको रिप्लेस करेंगे, और बाकी चीज़ें यानी 70 पॉइंट सेम रहेगा। तो 70.35 इस हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें से छोटा कौन सा ये है ना, तो ये हो जाएगा बाई लो, तो ये हो जाएगा बाई रेट और ये हो जाएगा सेलिंग रेट। चलो ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये 2 डिजिट है, मान लीजिए ऐसा रेट दिया हुआ था 70.3245/231, जस्ट मान लीजिए ऐसा रेट होता, या 331 मान लीजिए, 331, ठीक है, ऐसा मान लीजिए रेट गिवन है। तो उसमें क्या होगा, कितने डिजिट है, 331, 3 डिजिट है, तो ये इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं, इसको तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे। जो स्लैश के इस तरफ वहीं पे दिक्कत है कि जो 331 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा 331 इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगा, जो कि 245 है। तो 245 331 से रिप्लेस हो जाएगा, और 245 से पहले क्या है, 3.70, ये एज इट इज़ रहेगा। तो 70.3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 245 331 को रिप्लेस करेगा, इस हिसाब से रेट हो गया। इसमें से छोटा कौन सा, ये, तो ये हो जाएगा बाई रेट और ये हो जाएगा सेलिंग रेट। तो हमें जो भी रेट दिया है ना, सब कुछ हमारे काम का नहीं होता। अगर हम बैंक के पास करेंसी आ रहा होगा तो बैंक ये रेट यूज़ करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। अगर करेंसी जा रहा है, जैसे इंपोर्ट का मैंने आपको बताया, तो उसमें बैंक क्या करेगा कि ये जो रेट है सेलिंग रेट वो यूज़ करेगा और इस रेट को इग्नोर कर देगा। तो जो भी हमें डेटा गिवन होता है, सब कुछ हमारे काम का नहीं होता। जैसे आप दुकान में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो क्या आप सब कुछ खरीद लेते हैं, नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदते हो। वैसे हमें भी ऐसे ही करना है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज को, उसमें से आपको काफ़ी सारा डेटा गिवन होगा, हमें जो चाहिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को पिक कर लेंगे और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज के जो न्यूमेरिकल्स आप करेंगे भी, एग्जाम्पल जब हम देखेंगे, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको गिवन होगी। आपको सिर्फ अपने काम की चीज़ ले लेनी है, उसको उसी से आपको आंसर सॉल्व करना है। जैसे मैंने अगर बोला कि अगर बाई आपको यूज़ करना है तो सेलिंग आप इग्नोर कर दोगे, या अगर आपको सेलिंग यूज़ करना है तो बाई इग्नोर कर दोगे। अगर एक्सपोर्ट होगा तो आपको बाई रेट यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे ये इसका काम आ जाएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे अगर इंपोर्ट होगा तो आपको सेल रेट यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका कोई काम नहीं होगा। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का न्यूमेरिकल देखोगे, आप देखोगे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी है, वो सब कुछ हमारे काम का नहीं है, ठीक है। जो हमारे काम का, हम बस अपने काम के डेटा को लेंगे, सारा कुछ हमारे काम का नहीं होता। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, दुकान में हम जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो कितना कुछ होता है, वो सब कुछ हमारे काम का नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज में भी कुछ इस हिसाब से चलता है। चलिए, अब बेसिक तो काफ़ी हो गया, अब हम डायरेक्ट एग्जांपल 1 से डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है कि USD 1 लाख का इनफ्लो हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा था, जब भी फॉरेन करेंसी इनफ्लो होती है तो बैंक के लिए क्या होता है, ये बाई ट्रांसफर होता है, ठीक है। इस शीट को आप याद रखेंगे, ये नंबर 1 पॉइंट और ये नंबर 2 पॉइंट, ये तो बिल्कुल बेसिक है ना, ठीक है। तो इनफ्लो में क्या होता है, जब भी बैंक के पास फॉरेन करेंसी आती है, और मैंने बताया ना, जब कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो उसका मतलब वो बाई है, और जब भी कोई चीज़ आपके पास से जा रही है तो उसके लिए सेलिंग है। तो बैंकों के लिए क्या होगा, फॉरेन करेंसी डॉलर। तो जब बैंकों के पास से कोई फॉरेन करेंसी आ रही होगी, अब उसका रीज़न क्या है, रीज़न वैसे वो बैंकों के लिए नहीं है, वो उसी एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए जाना, वो एक ही अकाउंट में, पर क्योंकि बैंक को फॉरेन एक्सचेंज मिल ही रहा है, क्योंकि बैंक क्या करेगा, उस फॉरेन एक्सचेंज को रुपये में कन्वर्ट करके ए को भेजेगा, ठीक है। तो ए को वैसे भी डॉलर नहीं मिलने वाले, वो जो है फॉरेन करेंसी बैंक को ही मिलेगी, और बैंक उसको कन्वर्ट करके रुपये में एक अकाउंट में रुपये को ही ट्रांसफर करेगा। तो जनरली होता क्या है कि ये जो बैंक है, क्योंकि उसके पास फॉरेन करेंसी आ रही है, आपको बहुत दूर का नहीं सोचना कि वो बैंक के लिए थोड़ी है, बैंक तो बस एजेंट का काम कर रहा है, वो तो ए के लिए, बात सही है, ए के लिए, पर ट्रांजेक्शन के लिए मीडिएटर ब्रोकर का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। तो इसीलिए अगर बैंक के पास फॉरेन करेंसी आता है तो उसको हम बाई बोलते हैं, और फॉरेन करेंसी जाता है उसको हम सेलिंग बोलते हैं। बाई का एक और भी नाम है इनफ्लो, ये वर्ड होगा। इनफ्लो मतलब कोई चीज़ आपके पास आ रही है, फॉरेन करेंसी आपके पास आ रही है, और आउटफ्लो मतलब फॉरेन करेंसी आपके पास से जा रही है। तो बोल रहा है कि इनफ्लो हुआ है USD 1 लाख बाय TT फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट। जो आपका एक्सपोर्टर है मिस्टर ए मान लीजिए, उसके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए आपको $1 लाख का इनफ्लो हुआ है। फिर Being advance payment for export credit received in nostro statement received from न्यूयॉर्क correspondent। तो होता क्या कि जो ये बैंक है ना हमारा, उसका न्यूयॉर्क में कॉरेस्पॉन्डेंट होगा। कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब हर बैंक
जैसे अब मान लीजिए इंडिया में कोई बैंक है, मान लीजिए SBI बैंक है, उसका न्यूयॉर्क के जो कस्टमर है उसमें एक न्यूयॉर्क में कोई कॉरेस्पोंडेंट दूसरा बैंक होगा जो कि हमारे अगर SBI के कस्टमर जो कि न्यूयॉर्क में होंगे उनको कोई सर्विसेज चाहिए होगी तो न्यूयॉर्क का कॉरेस्पोंडेंट बैंक SBI की मदद करेगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए न्यूयॉर्क के बैंक के कुछ कस्टमर्स इंडिया में है तो SBI उसकी मदद करेगा, तो उसको बोला जाता है कॉरेस्पोंडेंट, मतलब एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प करते हैं। तो जो नॉस्ट्रो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया गया है इस पैसे को। व्हाट रेट यू विल टेक टू द कस्टमर इफ मार्केट रेट, बोल रहा है कि आप कस्टमर को क्या रेट बताओगे, क्योंकि $1,00,000 तो कस्टमर के नाम पे आया है आपके पास, तो आप कस्टमर को क्या रेट कोट करोगे। तो पहली बात, क्योंकि फॉरेन करेंसी इनफ्लो हो रही है, तो मैंने कहा था जब कोई चीज़ हमारे पास आएगी तो उसको हम बाई बोलेंगे, तो इसमें हमें बाई रेट यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाई रेट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है कि हम यहाँ पर रेट गिवन है और ये बाई और सेल हम कहाँ से, अपना जो स्पॉट रेट है उसी से कैलकुलेट, हमने थ्योरी में देखा था ना स्पॉट क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सब कुछ हमने देखा था। तो जो स्पॉट रेट है उसी से कैलकुलेशन की जाती है हमेशा। तो ये जो रेट गिवन है आपका स्पॉट रेट ही है, कितना गिवन है 68.09/11। इसको कैसे लिखते हैं मैंने आपको अभी थोड़ी देर बाद बताया था ना, इसको कैसे लिखते हैं ऐसे करके ना, वही है जो 11 है इसकी 2 डिजिट को रिप्लेस करेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 68.09/ ये 11 की 2 डिजिट जो कि 1 और 1 है वो हमारे 09 को रिप्लेस करेगी और 68 पॉइंट सेम रहेगा। तो 68 पॉइंट वैसे ही है, ये 11 इसकी 2 डिजिट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक रेट ये है, एक ये, इसमें से एक बाई होगा एक सेल होगा। तो मैंने कहा था कि बाई लो सेल हाई का कंसेप्ट बैंक हमेशा यूज़ करता है, बाई लो सेल हाई। तो बाई रेट कौन सा है, छोटा कौन सा है इसमें से, ये ना, तो ये बाई रेट हो जाएगा और ये बड़ा है ना 68.09 और 68.11 में कौन बड़ा होता है, 68 पॉइंट तो कॉमन है, 9 और 11 में कौन बड़ा है, 9, ये 9 पैसा, ये 11 पैसा, तो 11 पैसा बड़ा ना। तो बाई लो सेल हाई, ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, बाई लो सेल हाई। तो जो छोटा रेट है वो बाई रेट हो जाएगा, तो ये 68.09 बाई आ गया, ये हमारा सेलिंग आ गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, इनफ्लो हो रहा था फॉरेन करेंसी। तो बैंक के पास जब इनफ्लो होता है तो कोई करेंसी बैंक के पास आती है तो उसको तो बैंक कौन सा रेट यूज़ करता है, बाई। तो इसलिए यहाँ पे जो बाई रेट है 68.09 वही रेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रेट क्या हो गया हमारा, स्पॉट रेट हो गया हमारा 68.09। तो मैंने क्या कहा था शुरू में, मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी होगी। तो देखिए 68.11 हमारे किसी काम का नहीं है ना, हमें तो बस छाटना था और हमने देखा कि जो छोटा रेट है तो बाई रेट है जो कि 68.09 है, वही हमारे काम का, तो इसको आप इग्नोर कर दोगे, ये हमारे काम का। तो 68.09 लिख लिया और उसके बाद क्या हुआ है कि ठीक है, इसके बाद जनरली होता क्या, इसमें वैसे कोई मार्जिन की बात नहीं की गई है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा जो हिस्ट्री है वही है जो मैं आपको अभी तक बता रही थी कि ये हम रेट यूज़ करेंगे कि बाई करेगा 68.09 पे और सेल करेगा 68.11 पे, और बोला कि कस्टमर को हम बाई रेट देंगे जो कि 68.9 होगा। उसके बाद बोला लेस आवर मार्जिन। तो जनरली बाई के केस में क्या होता है कि बैंक अपने मार्जिन को माइनस करके कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करता है। अब ये कंसेप्ट क्या होता है मैंने आपको भी बताया नहीं, ये आपके आने वाले क्वेश्चन में होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो खैर 68.09 है, पर यहाँ पे इन्होंने एक जो लाइन लिखी है कि लेस आवर मार्जिन, ये कंसेप्ट आपको समझा देती है, क्योंकि ये कंसेप्ट आप समझेंगे तो आपके आने वाले न्यूमेरिकल में भी आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस शीट में मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है एक्जैक्टली बाई में। मान लीजिए एक रेट आपने बताया 70.42/46, ठीक है। तो अगर मैं इस रेट को सही तरह से लिखना चाहूँ तो कैसे मैं लिखूँगी, इसमें बाई रेट ये है 70.42 और 46 को कैसे लिखना, 46 इसकी 2 डिजिट को रिप्लेस करेगा जो कि है 42, तो हो जाएगा 70.46, ठीक है। तो 46 42 को रिप्लेस कर रहा है, बाकी 70 और पॉइंट सेम है। नेक्स्ट अभी हमें करना क्या कि एक बाई होगा एक सेल, तो ये मान लीजिए बाई रेट है और ये हो गया सेल, क्योंकि बाई लो सेल हाई होता है ना, तो छोटा कौन सा ये, तो बाई हो गया और सेल हाई बड़ा हो गया तो सेलिंग रेट हो गया, ठीक है। अभी हमें करना क्या, अगला काम हम लिख लेते हैं बाई रेट को, बाई रेट हमारा 70.42 और यहाँ पे एक लाइन खींच के हम लिख देते हैं कि सेलिंग रेट हमारा 70.46। तो जनरली होता क्या है कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मतलब जैसे कोई रेट बैंक ने आपको बताया, ठीक है, तो उसमें बैंक क्या करता है, इसमें होने वाला क्या है, मान लीजिए कस्टमर के नाम पे, जैसे ये मान लीजिए ये एग्जांपल है, वैसे यहाँ पे सॉल्व नहीं किया पर मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए $1,00,000 कस्टमर के नाम पे आए हैं, क्योंकि बैंक के पास आए $1,00,000, ये कितने हैं $1,00,000, ठीक है, $1,00,000 ये कस्टमर के नाम पे, ए के नाम पे आए, पर आए किसके पास है, बैंक के पास है। तो बैंक करेगा क्या, वो जो $1,00,000 आया उसके लिए एक रेट बताएगा कि $1 के लिए बाई रेट हमारा इतना है जो कि 70.42 है। तो बैंक बोलेगा $1 के लिए 70.42 और इतना पैसा आपको मिल जाएगा। पर क्या 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 70.42 उतना अमाउंट बैंक कस्टमर को क्रेडिट कर देगा, नहीं, बैंक अपना कुछ मार्जिन भी रखता है, ठीक है, कुछ मार्जिन बैंक हमेशा रखता है। तो उस मार्जिन को बैंक क्या करेगा, बाई रेट वैसे यहाँ पे 170.42 है, या हम सिंपल बाई रेट लेते हैं, मान लीजिए है 100 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे कि $1 के लिए आपको 100 रुपये मिलेंगे।
तो बैंक क्या पूरे 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 लाख उतने रुपये कस्टमर को क्रेडिट करेगा? नहीं। बैंक करता क्या कि अपना कुछ मार्जिन भी अलग से रखता है। तो बैंक करेगा क्या, अगर मान लीजिए बैंक ने 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डॉलर, तो कितना हो गया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, जितने भी रुपये आ गए 100 लाख है ना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 आ गए 100 लाख रुपये। तो 100 लाख रुपये कस्टमर को क्रेडिट कर देगा। फिर बैंक को याद आएगा, अरे हमने तो अपना तो मार्जिन में रखा नहीं, तो बैंक कस्टमर को कॉल करेगा कि हमने आपके अकाउंट में 1 लाख क्रेडिट 100 लाख क्रेडिट कर दिए, क्योंकि $1 के हमने आपको 100 रुपये दिए थे और आपके 1 लाख डॉलर आपके नाम पे आए थे। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख यानी कि 100 लाख यानी कि 1 करोड़ आपके अकाउंट में आ चुके हैं। लेकिन हम अपना मार्जिन लेना भूल गए, तो हमें अपना मार्जिन का 10 रुपये चाहिए। अब कस्टमर क्या बोलेगा, कस्टमर बोलेगा नहीं अभी पूरा ट्रांजेक्शन हो चुका है, अब कोई 10 रुपये नहीं, अब आपने पहले हमें बताया नहीं। तो कस्टमर इस बात से बिल्कुल ही मना कर देगा कि मैं आपको 10 रुपये या 5 रुपये या 2 रुपये किसी भी मार्जिन के लिए नहीं दूंगा। और वो बैंक का अपना हक है कि बैंक आपके लिए सर्विस दे रहा है, तो अपना सर्विस चार्ज मार्जिन के फॉर्म में कुछ ना कुछ तो आपसे लेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि बैंक ने पूरा 100 रुपये के हिसाब से पूरा क्रेडिट कर दिया, पर कुछ भी मार्जिन नहीं रखा। और जब कस्टमर को कॉल करेगा तो कस्टमर क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि नहीं अब ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है, अब हम आपको कोई भी मार्जिन का कुछ भी पैसा नहीं देंगे। कस्टमर बैंक को यही रिप्लाई करने वाला है। तो बैंक को क्या करना चाहिए, क्या बैंक को पैसा एक बार ट्रांसफर करके फिर अपने मार्जिन की बात करनी चाहिए, पहले से माइनस करके फिर कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए? जनरली हर कोई ऐसे ही तो करता है। तो बैंक को पहले अपना मार्जिन माइनस करना पड़ेगा और फिर जो बचेगा वही उसी रेट के हिसाब से बैंक को कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए। तो 100 में से जो अपना मार्जिन है उसको माइनस कर लेगा बैंक। 100 माइनस 10 का मार्जिन है तो बचा 90। तो बैंक करेगा क्या, कितने आए थे, 1 लाख डॉलर आए थे, तो 1 लाख डॉलर मल्टीप्लाई बाय 90। 100 क्यों नहीं 90, क्योंकि 100 तो पूरा रेट है ना, बैंक अपना मार्जिन भी तो रखेगा, तो इसीलिए हमने मार्जिन को कर दिया माइनस। तो 100 माइनस 10 यानी कि 90, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 90 तो कितना आएगा 90 लाख। तो बैंक इस बार कस्टमर के अकाउंट में 90 लाख क्रेडिट कर देगा। और अब क्या बैंक को कस्टमर को कॉल करने की ज़रूरत है कि हमें अपना मार्जिन चाहिए? नहीं, क्योंकि बैंक ने अपना पहले से मार्जिन माइनस कर लिया। तब ना किसी कस्टमर से कोई बहस होगी, ना किसी कस्टमर को कॉल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बैंकों के लाखों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं। इतने ज़्यादा कस्टमर्स में किस किस को बैंक कॉल करेगा? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी बैंकों का मार्जिन है या मान लीजिए कुछ अगर इंटरेस्ट बनता है तो पहले से बैंक उसको माइनस कर लेता है और लास्ट में जो नेट अमाउंट बचता है उससे आपके जितने भी डॉलर आपके नाम पे आए होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप बाद में कस्टमर को बोलोगे कि हम अपना मार्जिन लेना भूल गए, हम अपने इंटरेस्ट का पैसा लेना भूल गए, कुछ भी आप बताओगे बाद में, तो कस्टमर हमेशा आपको नो बोलने वाला है कि नहीं आप अब कुछ भी डेबिट नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन हो चुकी। कोई भी कस्टमर हाँ नहीं बोलेगा, ठीक है। 1 या 2% कोई हो भी सकता है बहुत ही जेन्युइन कस्टमर जो बोले कि ठीक है आपका हक था, बट सभी कस्टमर्स आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। 95% केसेस में आपके कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे जब आपको बाद में मना करेंगे, नहीं अब आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलेगा, भले आप उनके लिए सर्विसेज दे रहे हो, वो इस बात को नहीं देखेंगे। सो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले से अपना मार्जिन माइनस कर लीजिए और फिर उसके बाद जो पैसा जो भी रेट बचा उसको कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। तो कस्टमर के अकाउंट में उसको बैलेंस दिखेगा 90 लाख, उसको मालूम है कि हाँ बैंक ने रेट लगाया, अपना मार्जिन रखा ही है, तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा और वो भी खुश और आपका भी काम हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है बाई में। तो बाई में हमेशा मार्जिन को किया जाता है माइनस, या कोई भी रेट अगर कस्टमर का बनता है, मान लीजिए कस्टमर से कुछ अगर आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, कुछ भी चार्ज करना है, आप सब कुछ पहले से माइनस कर लीजिए और फिर जो भी वैल्यू बचेगी नेट वैल्यू उससे आप मल्टीप्लाई, वही आपका $1 का रुपी रेट होगा, वही आपका एक्सचेंज रेट होगा और उससे आप मल्टीप्लाई करके जितने रुपये आएंगे कस्टमर के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमेशा जो ये ट्रांजेक्शन होता है ना एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन या जिसमें बैंक में इनफ्लो होती है, तो उस केस में कस्टमर का अकाउंट फाइनली क्या होता है, तो एक अकाउंट होगा हमेशा क्रेडिट। और ऐसी जो दूसरी ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि ये तो हमने एक्सपोर्ट का एग्जांपल लिया, मान लीजिए इंपोर्ट का कस्टमर है, इंपोर्ट का कस्टमर है तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये 70.4 से किस तरह का रेट तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है। पर हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि एक रेट है, मान लीजिए सेल का रेट है मान लीजिए 200 रुपये, जस्ट एग्जाम्पल, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा जस्ट समझने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए। तो ठीक है 200 रुपये है, $1 अगर आपको सेल करनी है तो 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट है, इंपोर्ट वाले कस्टमर ने क्या किया था, ये हमने देखा था ना, इंपोर्ट ने क्या किया कि बाहर से मंगवा लिया सामान, रॉ मटेरियल बी से, जो कि USA में। अब रॉ मटेरियल तो पहुंच चुका है, अब ए को करनी है पेमेंट, तो ए के पास से डॉलर नहीं है, वो गया अपने बैंक के पास, उसने बोला मैंने $1 लाख का, मान लीजिए उस रॉ मटेरियल जो आपने मंगाया, बी ने उसका बिल बनाया और बिल पे लिखा है $1 लाख। तो आपने बोला अपने बैंक को कि मुझे $1 लाख बाहर भेजने, कहाँ भेजने, बैंक ने पूछा, आपने बोला कि बी जो कि USA में रहता है उससे मैंने रॉ मटेरियल लिया, मुझे वहाँ पे भेजना है। तो बैंक एग्री हो जाएगा और फिर बैंक एक रेट आपको बताएगा, बैंक बोलेगा कि $1 के लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल मतलब लिया, वैसे हमारा सेलिंग रेट ये था जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मैं पॉइंट में दिक्कत आई है, तो इसलिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए सिंपल लिया है। तो बैंक बोलेगा $1 के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो कस्टमर को उसका मतलब नहीं मालूम, तो बैंक उसको समझाएगा, इसका मतलब है कि अगर आप $1 बाहर भेजना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे।
कस्टमर समझ गया, उसने बोला ठीक है लेकिन मुझे $1,00,000 बेचने हैं, तो बैंक वही बोलेगा अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप $1 बेचना चाहते हैं तो आपको ₹200 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 1 लाख बेचना चाहते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, आप खुद से उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो $1 बाहर बेचने के ₹200 लगेंगे, तो 1 लाख के कितने लगेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो जितना भी पैसा आएगा वो, ठीक है। कस्टमर एग्री करता है, पर फिर बैंक को याद आया कि हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, हमें भी तो अपना कुछ मार्जिन लेना पड़ेगा, हम फ्री में तो नहीं करेंगे ना सर्विस, कुछ भी करेंगे तो जैसे बैंक डीडी इशू करता है कुछ भी, तो बैंक का सर्विस चार्ज कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ मार्जिन उसका रहता है। तो यहाँ पे भी बैंक बोलेगा कि हमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मार्जिन भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टमर पूछेगा कि कितना मार्जिन, तो बैंक बोलेगा कि $1 में आपको ₹10 का मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या मार्जिन माइनस होगा प्लस होगा, आप खुद से सोचिए। ये जो एक्सपोर्ट था, ये इंपोर्ट का हम देख रहे थे, इससे पहले जो हमने एक्सपोर्ट का देखा इधर वाला, एक्सपोर्ट में हो क्या रहा है कि कस्टमर का अकाउंट होने जा रहा है क्रेडिट, क्योंकि आप कस्टमर का अकाउंट में क्रेडिट करने जा रहे हो और कस्टमर के नाम पे ऑलरेडी डॉलर आ चुके हैं आपके पास। तो आपने जो भी रेट बताया उसको बाई रेट मान लीजिए 100 है, तो आप मार्जिन पहले से माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप पहले से माइनस नहीं मार्जिन करेंगे, अपना हिस्सा अपने पास पहले से नहीं रखोगे, माइनस करना मतलब क्या है कि वो हिसाब अपने पास रख रहे हो, बैंक अपना हिस्सा अपने पास रख रहा है मार्जिन की फॉर्म में। तो अगर आप पहले से मार्जिन नहीं माइनस करोगे और बाद में आप कस्टमर को बोलोगे कि मार्जिन के पैसे चाहिए, तो कस्टमर आपको मना कर देगा, नहीं अभी ट्रांजेक्शन हो चुका, अभी आपको मार्जिन का कुछ भी नहीं देंगे, कस्टमर आपको ऐसे बोलेगा। इसलिए बाय में पहले से अपना मार्जिन माइनस करते हैं। पर सेल में क्या हो रहा है, सेल में तो कस्टमर के नाम पे कोई पैसा ही नहीं है, यहाँ पे तो डॉलर आपके नाम पे आए थे, इसीलिए आपने पहले से मार्जिन माइनस करके कस्टमर को बाकी पैसे वापस किए, इसलिए माइनस हुआ। सेलिंग में यानी कि इंपोर्ट में हो क्या रहा है कि आप कस्टमर से पैसे ले रहे हो कि अगर आप $1 भेजना चाहते हो तो ₹200 आप लाइए, ₹200 दीजिए, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन आप अपने मार्जिन के बारे में बात करना भूल गए, तो आप अपने मार्जिन का भी बोलोगे, हाँ $1 पे ₹10 का मार्जिन लगेगा, कि अगर आप $1 भेजना चाहते हैं तो ₹10 आपको मार्जिन के तौर पे देने पड़ेंगे। इतना हाई नहीं होता, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इसलिए ऐसे हम बोल रहे हैं। तो कस्टमर बोलेगा ठीक है, अगर आप $1 के लिए मुझसे ₹10 का मार्जिन चार्ज कर रहे हो तो कितने डॉलर है, $1 पे ₹10 का चार्ज कर रहे हो, तो टोटल कितना, फाइनल कितना रेट हो गया। तो बैंक बोलेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, 200 तो आपका रेट ही था और मार्जिन का $1 का ₹10, तो कितना हो गया 210, तो आपको टोटल ₹210 देने पड़ेंगे $1 के लिए। क्या ये कैलकुलेशन सही है, इसमें मार्जिन प्लस हुआ, क्यों प्लस हुआ आपका रीजन समझ में आया ना, क्योंकि इसमें कस्टमर के पास पैसा है नहीं, इसमें हम कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करने जा रहे हैं, इसमें क्रेडिट हुआ था तो पहले से माइनस मार्जिन को माइनस करके हमने उसको जो रेट बचा था नेट रेट उससे मल्टीप्लाई करके वो क्रेडिट कर दिया। इसमें कस्टमर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट होगा तो आप कस्टमर को बताओगे कि ₹200 तो $1 के लगेंगे और मार्जिन का ₹10 और लगेगा, तो टोटल कितना हो गया 200 + 10 यानी कि 210, तो ₹210 आपको हमें पे करना है, तो इसीलिए इसमें मार्जिन प्लस होता है और उसके हिसाब से फाइनल रेट डिसाइड होता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि इंपोर्ट में मार्जिन को प्लस किया जाता है। ये मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके जितने एग्जांपल है वहाँ पे ये सब कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ है कि एक्सपोर्ट के केस में मार्जिन को माइनस किया जाता है और इंपोर्ट में प्लस किया जाता है। उसका रीज़न मैंने आपको समझाया कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। इतना डिटेल रीज़न हम हमेशा नहीं देखेंगे हर एग्जाम्पल में, शुरू में मैंने आपको बताया कि क्यों प्लस करते हैं, उसका रीज़न भी आपको समझ में होगा, क्योंकि बैंक को अपना मार्जिन चाहिए और कस्टमर का अकाउंट डेबिट करने जा रहा है, तो इसलिए बैंक बोलेगा कि $1 के लिए ₹200 लगेंगे और ₹10 हो गया मार्जिन का, तो $1 के लिए ₹210 आपको पे करना पड़ेगा, जो कि फाइनल रेट हो गया, ठीक है। कस्टमर को कितने पैसे मतलब भेजने, उसको भेजने $1,00,000, तो $1 के लिए 210 लगेंगे, तो $1,00,000 के लिए कितने लगेंगे, $1,00,000 के लगेंगे 210 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000, तो कितना हो गया, ये हो गया 210 लाख रुपीज़, कितना हो गया 210 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जब बैंक ने अपना मार्जिन नहीं लिया था, कुछ बातें नहीं की थी, तब 200 लाख रुपए उसके अकाउंट से डेबिट करने थे, लेकिन अभी क्योंकि बैंक ने अपने मार्जिन की भी बात कर ली है, तो मार्जिन को मिला के कितना हो गया 210, तो 210 लाख रुपए कस्टमर के अकाउंट से क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट होने के बाद वो $1,00,000 में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो $1,00,000 इंपोर्टर के नाम पे इसको मिस्टर बी को भेज दिए जाएंगे और उसके साथ हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से होता है, तो इसीलिए इंपोर्ट में हमेशा मार्जिन को प्लस किया जाता है, क्योंकि बैंक प्लस इसलिए कर रहा है क्योंकि बैंक कस्टमर से पैसे लेने जा रहा है, तो बैंक बोलेगा, बैंक के पास तो नहीं है, बैंक उसके अकाउंट को डेबिट करने जा रहा है, तो बैंक उसको बताएगा कि $1 के ₹200 और ₹10 मार्जिन के भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर को देने, तो इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे बैंक कस्टमर मतलब यहाँ पे कस्टमर को मिलने होते हैं, तो इसलिए बैंक पहले से माइनस करके उसको फिर बाकी पैसे दे देता है, और यहाँ पे कस्टमर को बैंक को देने होते हैं, इसलिए बैंक कस्टमर को बोलता है कि $200 $1 के दीजिए और ₹10 मार्जिन का भी दीजिए, तो इसलिए $210 फाइनल एक रेट जो कि कस्टमर को बैंक को पे करना होता है, इसलिए $1 का यहाँ पे कितना आ गया 210 आ गया। तो हमेशा आप एक शॉर्ट रूल याद रखेंगे कि मार्जिन के केस में, सॉरी इंपोर्ट के केस में मार्जिन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, प्लस का साइन, और एक्सपोर्ट के केस में मार्जिन क्या होता है, हमेशा माइनस। और ये प्लस माइनस किस रेट पे होगा, जो आपका रेट गिवन है ना, स्पॉट रेट या फिर अगर प्रीमियम में किसी कर दो उस रेट पे प्लस या माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका लिखा था लेस ओवर मार्जिन, क्योंकि बाई था ना, बाई क्यों था, एक्सपोर्टर करता क्या,
एक्सपोर्टर सामान भेजता है तो बदले में उसको फॉरेन करेंसी मिलती है, बैंक को मिलती है, तो इसलिए ये बाई था। क्योंकि ये बाई था और बाई में हमेशा क्या होता है, यानी एक्सपोर्ट या बाई में मार्जिन हमेशा माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लेस मार्जिन। चलिए पहला आपका एग्जाम्पल हो गया, दूसरा समझते हैं। इसमें बोला है ऑन October 2016 your exporter customer tenders an export bill of $5 lakh। तो आपके एक्सपोर्ट कस्टमर ने आपको $5 लाख का बिल दिया, ड्रॉन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। तो 120 दिन के बाद पेमेंट मिलेगी डेट ऑफ शिपमेंट के। शिपमेंट डेट है 3/10/2016, तो इस डेट पे शिपमेंट और उसके 120 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। तो अगर उसको कैलकुलेट करें तो ड्यू डेट आ रही है 1 फरवरी 2017, 120 दिन, यानी 3 अक्टूबर 2016 से आप 120 दिन ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 1 फरवरी 2017। ठीक है, वही इसमें बोला। उसके बाद बोले कंप्यूट एप्लीकेबल रेट अज्यूमिंग एक्सचेंज, तो आपको रेट बताना कि कितना लगेगा। और उसके बाद बोले एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.15%, तो मार्जिन दिया 0.15%। स्पॉट रुपीज, स्पॉट रेट आपको दिया, तो कुछ भी आप कैलकुलेशन करते हो हमेशा स्पॉट रेट से करते हैं, जो आपको दिया था ना, स्पॉट रेट ही था। तो स्पॉट रेट आपका दिया 68.1415। फिर प्रीमियम आपको दिया है जनवरी मंथ का 45.46 और रेट टू बी कोटेड नियरेस्ट टू 25 पैसा। इसका मतलब क्या है, जो भी आप रेट लगाओगे ना, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ रही है 100.45, तो बोला है कि नियरेस्ट 25 पैसा। तो जो वैल्यू है ये पैसे में ना 10 रुपीज़ 45 पैसा, तो इसको 25, 50, 75 या 100 उसके करीब लेके जाओगे। तो 45 किसके क्लोज है, 25, 50, 75 या 100 किसके क्लोज है, 50 के क्लोज है, तो इसको हम लिखेंगे 10.50। इसी को बोलते हैं नियरेस्ट 25 पैसा। मतलब 25 के जो मल्टीपल्स है, वो जो पैसा है उसको उसके पास जो भी 25 का मल्टीपल है उसको लिखना है, 45 नहीं लिखना। जो 25 का मल्टीपल क्या है, 50 है, 50 से ज़्यादा क्लोज है ना 45, तो 50 लिखना है। ये आपका फाइनल रेट हो, ये इसका मतलब है कि नियरेस्ट 25 पैसा है। एंड रुपी अमाउंट टू बी राउंडेड ऑफ एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको दिया। क्यों इंटरेस्ट रेट की बात क्यों की है, इसलिए क्योंकि 120 दिन का बाद पेमेंट मिलेगा, इसीलिए इंटरेस्ट रेट है, जो कि 8.5% है। लेकिन ना पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज, तो इंटरेस्ट रेट 8.5% है 180 दिनों के लिए। लेकिन हमारा तो 120 दिन है, तो 120 दिन का हम देख लेंगे कितना आता है। पर इंटरेस्ट रेट अगर आपका 180 दिन तक का भी कैलकुलेशन हो तो 8.5% इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा। एंड कमीशन ऑन बिल परचेज, और कमीशन कितना है 0.0625 टू बी चार्ज अप फ्रंट। तो स्टार्टिंग में आपको कमीशन भी बैंक से कस्टमर से चार्ज करना है। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन है। अब हमें रेट बताना है। तो जो भी एक्सपोर्ट का बिल है, तो एक्सपोर्ट बिल में कौन सा रेट यूज़ किया जाता है, ये हमने यहाँ समझा था ना। एक्सपोर्ट में सारी ट्रांजेक्शन में समझी थी, वहाँ हमने कहा था कि हमेशा एक्सपोर्ट में बाई रेट यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि बैंक के पास फॉरेन करेंसी आ रही है, तो यहाँ पे बाई रेट यूज़ होगा। तो स्पॉट रेट कितना दिया है देखिए, सबसे पहले आपका यही काम है स्पॉट रेट ढूंढना। कितना आपका स्पॉट रेट, इसमें स्पॉट रेट है 68.1415, इसको लिख लेते हैं। स्पॉट रेट आपका कितना दिया, 68.14/15। अब इसको सीधा लिख लेंगे, सीधा मतलब ये जो 14 है 15 है, इसके डिजिट को रिप्लेस करके ऐसे करके 68.14/68.15। इसके बाद एक बाई होगा, एक सेलिंग होगा। तो क्या रूल हमेशा काम करता है, बाई लो सेल हाई, है ना, बाई लो सेल हाई। तो छोटा कौन सा है, ये छोटा है, तो इसीलिए जो हमारा लॉजिक है बाई लो सेल हाई का, जो छोटा है वो बाई रेट होगा। इस केस में हमें यूज़ कौन सा करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट में मैंने पूरा समझाया था ना कि एक्सपोर्ट में बैंक के पास फॉरेन करेंसी आता है, तो इसीलिए बाई रेट है। तो यहाँ पे हमें बाई रेट यूज़ करना है। तो बाई कौन सा होगा, जो कि छोटा होगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 68.14 छोटा है या 68.15 छोटा है, ये वाला छोटा है और ये हाई है। तो बाई लो, तो हमें बाई रेट चाहिए, तो ये वाला रेट हम लेंगे। तो हमारा रेट कितना आ गया, स्पॉट रेट 68.14। ठीक है, एक रेट आ चुका है। तो ये वाली लाइन हमें समझ में आ गई कि 68.14 कहाँ से है। जनरली करते क्या है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपका ले लेते हैं, तो इसलिए 14 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 00 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद 0 कितनी भी आप लगा सकते हैं ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम 4 डिजिट ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। इसके बाद क्या करना है कि मार्जिन हमें देखना पड़ेगा, कितने का मार्जिन है। देखिए यहाँ लिखा है एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.15%। मार्जिन क्या करेंगे, प्लस या माइनस। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था ना कि एक्सपोर्ट में क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होने जा रहा है, एक बार पैसा दे दिया और बाद में बोलोगे कि मार्जिन का पैसा दो, कस्टमर बोलेगा नहीं अभी ट्रांजेक्शन हो चुका है। 95% कस्टमर बाद में मार्जिन का पैसा देने से मना कर देंगे। सो बेटर है पहले से अपना मार्जिन माइनस कर लीजिए। इसीलिए बैंक क्या करेगा, ये जो रेट आया है इसमें अपना मार्जिन क्या करेगा, पहले से माइनस कर लेगा। ठीक है, अगर बाद में मांगने चले तो वैसे भी नहीं मिलने वाला, बेटर है पहले से अपना मार्जिन माइनस कर लो। तो इसीलिए ये जो बाई ट्रांजेक्शन हो रही है, जो कि एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेगा बैंक अपना मार्जिन पहले से माइनस करेगा। ठीक है, तो माइनस इसमें होगा, तो माइनस करना है मार्जिन। कितने का मार्जिन, मार्जिन है 0.15%, तो 0.15%। तो हमें क्या करना है, हमारा जो रेट है ना, कितना रेट है 68.14। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी आपको करना क्या, 68.14 इसका आपको 0.15% कैलकुलेट करना है।
0.15। अब उसका परसेंट है तो परसेंट हटा के क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो आपको लेना सिंपल सा कैलकुलेटर और उसमें जो है 68.14 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 और उसको डिवाइड बाय 100 से करना है। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटर में, वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी 0.1022। इसके अप्रॉक्स आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया मार्जिन। मार्जिन कितना है 0.10। ठीक है, और मार्जिन क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए वही किया आपका 10.22 का जो मार्जिन है इसको किया माइनस। माइनस क्यों करना, मैंने आपको रीज़न बताया था ना, क्योंकि अगर बाद में मार्जिन के लिए पैसे मांगोगे तो कस्टमर आपको नहीं पे करने वाला। इसीलिए बाई के ट्रांजेक्शन में हमेशा कस्टमर का अकाउंट होने वाला था क्रेडिट। तो पहले से जो मार्जिन का पैसा बनता है उसको कर लीजिए माइनस। तो इसीलिए यहाँ पे मार्जिन करना है माइनस। तो इसमें से इसको माइनस करोगे 68.1400 में से 0.1022 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 68.0378। ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो लेनी है नियरेस्ट 25 पैसा। मैंने आपको उसका मतलब भी बताया था कि 25 पैसा नियरेस्ट का मतलब क्या है कि 78 के पास 25 का टेबल साइड में लिख लीजिए, 25 पैसा, 50 पैसे, 75 पैसे या 1 रुपये। तो कौन सी वैल्यू क्लोज है, 78 के पास कौन सा नंबर क्लोज है, 78 के पास 75 है, तो उसको हम लिखेंगे 68.0375। ठीक है, ये तो मतलब होता है क्योंकि नियरेस्ट 25 पैसा बोला था, तो मतलब 25 पैसे का मल्टीपल लिख लेना साइड में और देखना है कि जो 25 पैसा है ये किसके क्लोज है, 78 किसके क्लोज है, तो 70। तो ये हमारा आ गया फाइनल रेट 75। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 78 के बदले यहाँ पे होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे होता, मान लीजिए 68.0352 होता जैसे एग्जांपल ना, तो क्या लिखते हैं 52 किसके क्लोज है, 50 25 पैसा 75 या 52 सबसे क्लोज है 50 के, तो उसको हम लिखते हैं 68.0350 क्योंकि 25 का मल्टीपल, 25 पैसे का मल्टीपल, 25 पैसा 50 75 या ऐसे करके आपको लिखना है। तो इसीलिए ये एक्चुअली इसलिए कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रह जाए, इसलिए बोलते हैं कि 25 जो है उसके इक्वलेंट, उसके जो मल्टीपल है उसके इक्वल आप नियरेस्ट आप रख लीजिए। तो हमारे यहाँ पे फाइनल रेट कितना आ गया 68.0375, वही आपका यहाँ पे भी 68.0375। यहाँ तक आप समझ गए, आगे क्या करना है। उसके बाद इसमें प्रीमियम भी आपको दिया है, इसकी पेमेंट होनी कब है, देखिए लिखा है कि पेमेंट होनी कौन से महीने में, 1 फरवरी को पेमेंट होनी है, 1 फरवरी। तो हम कब तक का प्रीमियम ऐड करके कस्टमर को देंगे, हम देंगे जनवरी तक का। ठीक है, तो जनवरी तक का प्रीमियम आपको दिया है, लिखा है प्रीमियम जनवरी का कितना है 45 46। इसके ऊपर भी एक लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है। फरवरी की बात की और फरवरी का प्रीमियम तो आपको वैसे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, पर कई बार क्या रहता है कि आपका फरवरी महीने का प्रीमियम आपको गिवन रहेगा। ठीक है, फरवरी महीने का प्रीमियम आपको गिवन रहेगा, उसके बावजूद भी आपको जनवरी महीने के प्रीमियम तक को ही लेना होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी पेमेंट हो कब रही है, इसकी पेमेंट हो रही है 1 फरवरी को, तो फरवरी मंथ का तो पहला देना है ना, और ये प्रीमियम पूरे मंथ का होता है जो गिवन होता है ना प्रीमियम। अभी प्रीमियम का मतलब क्या है, हमने थ्योरी में भी थोड़ा बहुत समझा था ना, प्रीमियम का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए, अभी प्रीमियम और लॉजिक भी समझ लेते हैं साथ साथ क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि जो प्रीमियम का कंसेप्ट है वो किस हिसाब से, उसको एक बार देख लेते हैं। प्रीमियम को इस हिसाब से समझना है, जैसे मान लीजिए आज $1 का कीमत है 70 रुपये, मान लीजिए महीना है अप्रैल का, या चलिए मई का समझ लेते हैं, मई का महीना है। ठीक है, मई 2020 में $1 का कीमत है कितना 70 रुपये। जून जुलाई अगस्त का आपको प्रीमियम दिया है, मान लीजिए जून का प्रीमियम दिया है 2 रुपये, जुलाई का 3, अगस्त का 4 मान लीजिए। तो प्रीमियम से होगा क्या, $1 का 70 रुपये, मान लीजिए जुलाई महीने का प्रीमियम दिया, तो जून महीने का प्रीमियम अगर हम ऐड करेंगे, मान लीजिए किसको जून में पेमेंट मिलनी है, तो प्रीमियम में हमेशा क्या होता है प्लस होता है, ऐसे डिस्काउंट में हमेशा होता है माइनस। अब ये डिस्काउंट और प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम तब बोलते हैं जब करेंसी हमारी क्या होती है इंक्रीजिंग, जैसे 2 से 3 यहाँ पे दिया नहीं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे रेट आपको गिवन रहेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को देख के हम समझ गए कि ये किस में प्रीमियम में। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया होता, मान लीजिए जून महीने का आपको डिस्काउंट दिया है, जुलाई का या अगस्त का, वो कैसे पता लगता, उसको देख के पता लगता। मान लीजिए 3 से 2, 4 से 3 या 5 से 4 ऐसे होते, तो ये डिक्रीजिंग में 3 से 2 कम हो रहा है, 4 से 3, 5 से 4 कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग में तो यानी कि डिस्काउंट है। और जहाँ पर डिस्काउंट होगा वहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आपको करना पड़ेगा। किस में से जो भी आपको रेट है, मान लीजिए $1 दिया 70, तो उसमें से आपको किसी भी मंथ का निकालना है, मान लीजिए जून मंथ का निकालना है, जुलाई मंथ का निकालना है। यहाँ पे पहले प्रीमियम समझते हैं, फिर हम डिस्काउंट भी समझ लेंगे। प्रीमियम में होता क्या है कि करेंसी क्या होती है, जो फ्यूचर डेट होती है, मतलब अभी मान लीजिए मई चल रहा है, तो जून जुलाई और अगस्त महीने में करेंसी होगी प्रीमियम में, मतलब करेंसी होगी महंगी। करेंसी जितनी महंगी होगी कस्टमर को उतना बेनिफिट होने वाला है। क्यों, एक्सपोर्ट में ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट में होता क्या है, कस्टमर के अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ समझाया था ना कि एक्सपोर्ट में फाइनली हो क्या रहा है, एक्सपोर्ट में जितना भी पैसा है उसमें कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। मान लीजिए कस्टमर को बैंक ने बोला कि $1 के आपको 90 रुपीज़ मिलेंगे, तो 90 मल्टीप्लाई बाय $1 लाख आए थे, तो $90 लाख कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हुए थे।
मान लीजिए 90 के बदले 95 रेट आता क्योंकि करेंसी प्रीमियम में होती, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 95 तो 95 लाख मिलते हैं। तो जब भी एक्सपोर्ट होता है तो उसमें कस्टमर का अकाउंट उतने रुपये से क्रेडिट होने जा रहा होता है। तो इसीलिए जब भी एक्सपोर्ट का केस है तो उसमें जो भी आपको प्रीमियम बताए, अभी कोई बोलेगा जून महीने का प्रीमियम निकालो तो 70 है, हमने बाई वाले ट्रांसफर लिया, मान लीजिए बाई का केस है, एक्सपोर्ट का केस है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 2 72 हो गया। जुलाई में कितना हो गया, 70 मल्टीप्लाई बाय 3 73 हो गया। अगस्त में 70 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, 4 पैसे का प्रीमियम है, 74 हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रीमियम मान लीजिए, और ये रुपीज़ मान लीजिए 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, ये पैसा नहीं है रुपीज़ है। तो 70 रुपये था $1 का, 72 73 74। तो अगर बैंक कस्टमर को ये जून महीने का या जुलाई, मान लीजिए अगर कस्टमर को जून महीने में बेचेगा तो 72 रुपीज़ बैंक पे करेगा, अगर करेंसी अगस्त महीने में उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो 74 करेगा। तो यानी जितना महंगा प्रीमियम होता जाएगा उतना कस्टमर को बेनिफिट है, उतने ज़्यादा रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं। ठीक है, ये एक बात होगी। अब हो गया, मान लीजिए पेमेंट होनी है, जैसे यहाँ पे लिखा था कि पेमेंट होनी है 1 फरवरी को, तो फरवरी, और ये प्रीमियम होता है पूरे महीने के लिए, ये जो 3 रुपये 4 रुपये फुल मंथ के, अगर फुल मंथ के बाद पेमेंट होगी तभी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मान लीजिए कस्टमर की पेमेंट होनी है 1 जून को या 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को पेमेंट होनी है, तो क्या हम उसको जुलाई का रेट दे देंगे जो कि 73 है? नहीं, क्योंकि जुलाई के पहले दिन हो रही है तो उसके लिए हम पूरे जुलाई के महीने का उसको बेनिफिट नहीं देंगे। तो इसीलिए जो जुलाई से पहले का महीना क्या होता है, जून में क्या था 72 रेट है, तो इसलिए बैंक 72 के हिसाब से उसके अकाउंट में, मान लीजिए $1 लाख है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 72, तो 72 लाख उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। उसको जुलाई मंथ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि पेमेंट हो रही है जुलाई 1 को, तो 1 जुलाई 2 जुलाई तो 4-5 जुलाई भी होगा ना, मतलब जुलाई के 3-4 दिन भी होंगे पेमेंट के, तब भी बैंक उसको फुल जुलाई महीने के पेमेंट के बेनिफिट्स नहीं देता है। बैंक करता क्या, जो उससे पहले का जो महीना होता है ना, मान लीजिए जुलाई है, उससे पहले का महीना जून, तो जून में जो प्रीमियम रेट है उसी रेट पे कस्टमर को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। ऐसा बैंक में होता है। तो इसीलिए जब भी प्रीमियम होगी तो अगर फुल मंथ है, ऐसा लिखा कि 30 जुलाई को पेमेंट होनी है, 25 जुलाई को, अगर फुल मंथ है तो बैंक उसको जुलाई मंथ का जो प्रीमियम है 73 के हिसाब से उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। पर अगर 1 जुलाई है 2 जुलाई है तो उसमें बैंक जुलाई का बेनिफिट्स को नहीं देगा, जो जून महीना है उस तक का उसको चलेगा। ठीक है, यही उसमें होता है, और ये प्रीमियम के केसेस में होता है। और जहाँ करेंसी डिस्काउंट पे वहाँ पैसा नहीं होता, उसमें जो महीना मेंशन है उसी मेंशन महीने के हिसाब से होता है। मान लीजिए अगर 70 का डिस्काउंट में हमेशा माइनस किया जाता है कि 3 रुपये 2 रुपये। अभी पता कैसे लगेगा कि डिस्काउंट में, पहले तो ये वर्ड आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि प्रीमियम में डिस्काउंट में, दूसरा आप देख के भी समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, जैसे 2 3 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये प्रीमियम है, 3 2 4 3 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिस्काउंट में, तो देख के आप खुद से समझ सकते हैं कि डिस्काउंट में उसमें, तो डिस्काउंट में होता क्या है कि माइनस होता है। तो 70 में से 3 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, 67। 70 में से 4 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, 66। 70 में से 5 माइनस कीजिए तो 65। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, जून महीने में 67 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, जुलाई में 66 के हिसाब से, अगस्त में 65। तो जितने कम के हिसाब से आपको पेमेंट मिल रहा है उतना कम पैसा आपको क्रेडिट होगा। तो डिस्काउंट में बैंक करता क्या, अगर जो महीना बोला उसी हिसाब से देता है, लेकिन प्रीमियम में क्योंकि कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं और 1 या 2 दिन के लिए उसको पूरे महीने का बेनिफिट्स बैंक नहीं देता है, इसलिए जो पिछला मंथ होता है उसके हिसाब से बैंक उसको क्रेडिट कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही आपके इसी क्वेश्चन में हो रहा था, पेमेंट होनी थी कब, 1 फरवरी को। वो बात अलग है, यहाँ पे सिर्फ आपको जनवरी का रेट ही दिया है, फरवरी का रेट दिया ही नहीं है। पर इन केस मान लीजिए आपको यहाँ पे भी दिया होता कि फरवरी का कोई रेट है, फैब का रेट कुछ गिवन होता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है, जैसे जैन का लिखा 45 46, ठीक है, तो जैन का कितना दिया आपको प्रीमियम 45 46, फैब का तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फैब का लिखा होता है ऐसे करके 46 47 मान लीजिए, तो ये क्या करेंसी प्रीमियम में डिस्काउंट, मैंने आपको कहा था आप खुद से देख के समझ सकते हैं। इसको आप देखिए 45 46 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 46 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इससे हम समझ गए कि ये करेंसी किस में, प्रीमियम में है, किस में, प्रीमियम में, ठीक है, 45 46 46, ठीक है। तो जनवरी का देखना है, फिर फरवरी का दिया नहीं, मैंने जिस एग्जांपल के आपको बताया कि जनवरी का ही क्यों लेंगे हम, इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ तो फरवरी लिखा है और क्या लिखा है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी में अगर बैंक कस्टमर को देता है तो फरवरी का सिर्फ एक ही दिन है, और उसके लिए क्यों उसको 46 रुपीज़ का बेनिफिट देगा, यहाँ तो 45 पैसा है ना और यहाँ पे 46 पैसा है, तो यहाँ पे 1 पैसा ज़्यादा है, पर सिर्फ 1 फरवरी को पेमेंट हो रही है, पहले दिन ऑफ फरवरी, तो पहले दिन ऑफ फरवरी के लिए पूरे फरवरी मंथ का जो कि 46 पैसा उसका बेनिफिट बैंक कस्टमर को नहीं देता, सिर्फ जनवरी मंथ का जो कि 45 पैसा उसी का बेनिफिट मिलेगा। तो उसका जो भी रेट है उसमें 45 पैसा ही ऐड होगा। तो क्या आया था फाइनल रेट, ये पैसे में, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, आपको पैसे में हमेशा गिवन होती है, 45 पैसा 46 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो जनवरी का रेट है 45 पैसा वो हमने लिख दिया।
और ये फरवरी का कोई रेट गिवन नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए खुद से मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया कि अगर मान लीजिए ऐसा होता तो क्या हम 46 पैसे का बेनिफिट देते, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 फरवरी को पेमेंट होना है, तो क्या हम 1 फरवरी तक का जो भी रेट बढ़ा तब तक डॉलर हमेशा सेम नहीं रहता ना। मैंने कहा था कि डॉलर मार्केट जो आपका एक्सचेंज मार्केट है ये हर 4 सेकंड में चेंज होता है, तो यहाँ तो पूरा 120 दिन के बाद की बात है, तो क्या 120 दिन के बाद भी वही रेट होगा? हाँ, अभी का रेट तो 68.14 है, 120 दिन के बाद जो कि आता है 1 फरवरी, तो उस टाइम पर रेट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फरवरी के पहले दिन पेमेंट हो रही है, तो एक ही दिन के लिए बैंक पूरे फरवरी महीने का जो है बेनिफिट कस्टमर को नहीं देगा, जनवरी मंथ तक का जो भी रेट है वो देगा, जो कि 45 पैसे। इसीलिए प्रीमियम में हमेशा मैंने क्या कहा था, स्पॉट रेट जो भी आपका फाइनल रेट आता है उसमें ऐड किया जाता है, तो इसीलिए आपका रेट आया कहाँ था, हम यहाँ तक पहुँच गए थे ना 68.0375। कहाँ देखा था हमने ये, अभी हम जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे ये 68.0375, तो यहाँ पे जो 45 पैसा 46 पैसा था ये हमने यहाँ पे देखा था, तो कितना 45 पैसा, तो 45 पैसे को हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना जनवरी मंथ का रेट वो है 45.46, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 45.46। अब इसमें हम कौन सा लेंगे, 45 पैसा लेंगे 46 लेंगे, मतलब यहाँ पे तो स्लैश के लेफ्ट साइड राइट साइड आप कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे आपने कौन सा लिया था, यहाँ पे हमने 68.14 लिया था, तो स्लैश के लेफ्ट वाला लिया था ना, तो यहाँ पे भी आपको वही वाला लेना है, ठीक है। इससे डिसाइड होता है कि ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे हमने 68.14 लिया था, उसका रीज़न क्या था वो मैंने आपको पूरा समझाया ना, बाई लो सेल हाई लो रेट ये था और ये बाई ट्रांजेक्शन है, इसीलिए ये रेट था, तो इसलिए 68.14 स्लैश के लेफ्ट वाला था, तो इसलिए यहाँ पे भी लेफ्ट वाला लेंगे जो कि 45 पैसे है। 45 पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 पैसा है उसको हम रुपीज़ में कैसे, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय 100 से, 45 डिवाइड बाय 100, इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 0.45, और मैंने कहा था कि 4 डिजिट तक ले लेना था 0.4500, इस हिसाब से इसको लिखा गया, ठीक है, रुपीज़ में हिसाब से लिखना है। तो ये वैल्यू तो हमारा वही ना 68 रुपीज़ 0375, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4500, और प्रीमियम है तो प्रीमियम को ऐड करते हैं 45.46 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, यानी ये प्रीमियम है, इसको हम ऐड करेंगे। तो 68.0375 में अगर आप 0.4500 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 68.4875, 68.4875। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद कुछ इंटरेस्ट की भी बात हुई, 120 दिन का इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट रेट कितना है, 180 दिनों के लिए इंटरेस्ट रेट 8.5% है, तो 120 के लिए भी 8.5% ही है। अब हमारा कितने रुपए की बात हुई थी, USD $5 लाख, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना अमाउंट कस्टमर को पेमेंट होना था, तो $5 लाख का USD है, और एक का फाइनल रेट कितना है 68.4875। हमने यहाँ भी सॉल्व किया था, ये रफ शीट पे मैंने लिखा हुआ है। तो पेमेंट कितने की होनी है, पेमेंट होनी है $5 लाख की, तो $1 के लिए आप कस्टमर के अकाउंट को 68.4875 से क्या करोगे, क्रेडिट करने वाले हो। पर कस्टमर के नाम पे $1 नहीं आए, उसके नाम पे आए $5 लाख, $5 लाख। तो $1 के लिए आप उसके अकाउंट को 68.4875 से क्रेडिट करने वाले हैं। इस पर आपने अपना मार्जिन भी माइनस कर लिया, और जो प्रीमियम था वो भी अपना वो बेनिफिट भी कस्टमर को दिया। तो फाइनल रेट इतना बनता है, $5 का आता है 68.4875 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। तो जितने भी रुपए आएंगे उतने रुपए कस्टमर के अकाउंट में दिए जाने चाहिए, पर उससे पहले आपको उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा। तो देखिए 5 लाख को अगर आप 68.4875 जो कि मेरा फाइनल रेट आया था उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैलकुलेटर में ये वैल्यू मिलेगी 34243750। जो सिंपल कैलकुलेटर रहता है ना, नॉन साइंटिफिक, वो हमें अलाउ होता है। तो हम सिंपल 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 68.4875 करेंगे, जो कि हमारा फाइनल रेट आया था। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू कैलकुलेटर में दिखेगी। अब हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा जो फाइनल वैल्यू आई है। कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 120 दिनों का 8.5%। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस हिसाब से चलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम ऐसे देखेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितना है, अमाउंट है 34243750, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 8.5% है, और टाइम कितना है 120 डेज, और ये 8.5% पर एनम होगा, मतलब पूरे साल का। तो हमारे को 120 डेज का चाहिए, तो 120 डेज डिवाइडेड 365 8.5 मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा। अभी 365 से डिवाइड क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि 8.5% पर एनम है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 8.5% का रेट दिया है ये पूरे साल का, पूरे साल को हम जनरली 365 डेज मानते हैं, तो हम मान सकते हैं कि 365 के लिए आपको 8.5% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। पर आपने तो 120 दिन के लिए लिया, तो 120 दिन का कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा 8.5% 120 डिवाइडेड बाय 365, वही क्या 8.5 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 365, इसका परसेंट हटा के यहाँ जाकर 100, ठीक है। तो जनरली जो इंटरेस्ट रेट गिवन होता है वो होता है पर एनम। जैसे बैंक कस्टमर को हाउसिंग लोन में बताता है ना, इंटरेस्ट रेट है 8%, तो कस्टमर ऐसा पूछता नहीं है क्वार्टरली या हाफ ईयरली, क्योंकि बैंक कस्टमर को भी मालूम है कि 8% पर एनम है। तो वो जो 8% है वो साल का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, पर एनम। तो अगर हमें डेज का निकालना हो तो क्या करते हैं हम उसको 365 से डिवाइड कर देते हैं, यही कंसेप्ट काम करता है।
जैसे बैंक ने हाउसिंग लोन में बोला कि 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो कस्टमर क्या सोचता है कि पूरे साल का है, यानी कि 8% पर एनम, और एक साल में हम क्या मान के चलते हैं 365 डेज। तो जैसे कस्टमर आपसे जानना चाह रहा हो कि अच्छा पूरा साल का इंटरेस्ट 8%, तो कस्टमर जानना चाह रहा है कि एक दिन का कितना इंटरेस्ट है, तो आप क्या करते हैं उसको 8% पूरे साल का, जिसमें 365 डेज होते हैं, तो आप बोलते हो कि 365 डेज़ के लिए तो आपको 8% पे करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट रेट जाना चाहते हो तो वो जाएगा 8% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 365, जो वैल्यू आएगी उतना परसेंट आपका एक दिन का होगा। तो आप ऐसे कितने भी दिन का इंटरेस्ट बता सकते हो अगर आपको साल का इंटरेस्ट दिया। वही हमने यहाँ किया, यहाँ पे 120 दिन ही आया था। अगर आप चाहते हो खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3/10/2016 से अगर आप 1 फरवरी 2017 के बीच कैलकुलेट करते हो तो 120 दिन बनता है, तो 120 दिन का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो फाइनल रेट मल्टीप्लाई करके आया उसको 8.5 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 365 और उसका परसेंट हटा के 100, और ये 8.5 इंटू 120 बाय 365 कहाँ से आया मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 365 का 8.5% दिया हुआ है, क्योंकि 8.5% पर एनम है, हमें चाहिए 120 का, तो 365 की वैल्यू इतनी है, तो 120 की कितनी हो जाएगी 8.5 इंटू 120 डिवाइड बाय 365, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका परसेंट हटा के यहाँ जाएगा 100। अब क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई उसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 365 से डिवाइड और 100 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, हमें ये वैल्यू मिलेगी 956949, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या है, इतने का आपको, इतने का हमारे कस्टमर को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और साथ साथ बैंक को अपना कमीशन भी लेना पड़ेगा। कितना कमीशन है देखिए, मार्जिन अलग है, कमीशन अलग है, लिखा है कमीशन ऑन बिल परचेज, क्योंकि बैंक आपसे बिल परचेज कर रहा है तो उसके लिए बैंक अपना कमीशन चार्ज करेगा। बिल कैसे परचेज कर रहा है, एक्सपोर्ट बिल में होता क्या कि कस्टमर के पास बिल है और पेमेंट बैंक के पास आएगी, तो बैंक आपका एक्सपोर्ट बिल परचेज कर रहा है, ठीक है, बदले में आपको पेमेंट दे रहा है, तो उसका कमीशन कितना है 0.0625 टू भी चार्ज अपफ्रॉन्ट, मतलब पहले ही अपना जो है कमीशन ले लेना था 0.0625। तो अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है 3424370, ये तो इंटरेस्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कमीशन 3424370 का आप क्या करोगे 0.0625% कैलकुलेट करोगे, तो क्या आएगा, इसका परसेंट हटा के डिवाइड बाय हमने 100 किया, तो ये जो आपका वैल्यू आया था इसी वैल्यू में आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है 8.5%, इसी वैल्यू में आपको 0.0625 का कमीशन भी कैलकुलेट करना है। तो करना क्या, देखिए ये वैल्यू लिखी मैंने पूरी, इनटू में 0.0625%, इसका परसेंट हटा के मैंने डिवाइड बाय 100 किया, तो होगा क्या, कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, तो आपको मिलेगा 41402। तो इतने का कमीशन लगेगा, इतने का इंटरेस्ट लगेगा, इस दोनों को पहले माइनस कर लीजिए, जो वैल्यू बची तो इसमें से वो पैसा कस्टमर को दे दीजिए। तो आप करोगे क्या, 3424370 तो था ही, इतना वैसे कस्टमर को मिलना चाहिए, पर उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो इंटरेस्ट के लिए उसको 90, ये कितना है 9,56,949 ये पे करना पड़ेगा। कमीशन उसका हम 21,402 चार्ज करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो 3424370 में से पहले इसको माइनस कीजिए, 9,56,949 एक वैल्यू आएगी, उसमें से फिर इसको माइनस कीजिए 21,402, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 3,326,539। तो ये जो पैसा बचेगा फाइनली, ये क्या करोगे, कस्टमर के अकाउंट पे कर दोगे आप क्रेडिट। कस्टमर अपना बैलेंस चेक करेगा, योर अपने नंबर में जिसको मैसेज आएगा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, ये अमाउंट उसको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आएगा कि इसमें एक्जैक्टली हुआ क्या। इसका एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि क्या क्या था। पहले हमें, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला काम है हमें अपना स्पॉट रेट कैलकुलेट करना। तो पहले हमने अपना स्पॉट रेट देखा, और हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे किया, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मार्जिन कितने, मार्जिन के बाद क्या रेट उसका बनता है, प्रीमियम के बाद क्या रेट बनता है, कितने रुपए का कमीशन उससे चार्ज होगा, तो आंसर आ जाएगा 9569। कितने रुपए का इंटरेस्ट उसको पे करना है, तो आंसर आ जाएगा 95694। कितने रुपए का कमीशन उसको पे करना है 2140। कितने रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्या उसके अकाउंट में रुपए क्रेडिट होंगे डेबिट होंगे, ऐसे भी आ सकता है कि क्रेडिट होगा डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर है तो उसके नाम पे पेमेंट आई थी, तो ऑब्वियसली कि बैंक के पास पैसा आया कस्टमर के नाम पे जो कि डॉलर में है, तो बैंक एक रेट बता के उसके अकाउंट में करेगा क्रेडिट, ना कि डेबिट। डेबिट क्यों करेगा, उसके नाम पे पैसा आया तो उसको तो क्रेडिट ही होना है ना, इसलिए वो करेगा क्रेडिट। तो आंसर ऐसे भी हो सकता है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऑप्शन पे भी रहता है। तो ये ऑप्शन की क्रेडिट बाय दिस सम, ये उसका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, और वही 5-6 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन बने। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5-6 नंबर का आपको पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर इसी में सब वैल्यू देख के उसमें आंसर में आप टिक करोगे, तो वैसे आपका क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट रिविजन करते हैं, पहले हम स्वॉट रेट देखना है 68.14 जो मैं आपको बताया, फिर उसके बाद उसका मार्जिन देखना है। और कई बार ये भी डाउट आता है कि पहले मार्जिन को देखें प्रीमियम को देखें, मतलब पहले हम मार्जिन को कंसिडर करें प्रीमियम को, तो कहीं कहीं पे पहले मार्जिन को किया, कहीं पे पहले प्रीमियम को किया, तो ऐसा सच कुछ नहीं है, पहले आप प्रीमियम को देख सकते हो, पहले आप मार्जिन को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो स्पॉट रेट है, और बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसमें से मार्जिन आप माइनस कर लीजिए, प्रीमियम को आप ऐड कर दीजिए, फिर जो फाइनल रेट आएगा उससे आप उसके जितने रुपए थे, कितने थे, $5 लाख थे, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक फाइनल वैल्यू मिलेगी, उसमें से आप इंटरेस्ट भी चार्ज कीजिए। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ बताया ना, ऐसे आप उसका इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, ऐसे उसका कमीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी अमाउंट में कितने का कमीशन है
वो सब वैल्यू गिवन है। कमीशन कितने का 0.0625, तो कमीशन को चार्ज करके इतना आ जाएगा 21, और फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें से इंटरेस्ट और कमीशन को माइनस कर दीजिए तो ये वैल्यू मिलेगी, तो इतने रुपए ही कस्टमर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से इसके क्वेश्चन होते हैं। और जो जो आपको डेटा दिया उस हिसाब से, अगर कमीशन नहीं लिखा तो मान लीजिए क्वेश्चन में कमीशन दिया ही नहीं है तो आप भी कमीशन की बात नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा था इसलिए हमने कमीशन की बात की। और कई बार ये इंटरेस्ट रेट तो मैं देख के पता लगा कि इंटरेस्ट, तो जो जो डेटा दिया उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे कमीशन की बात की तो इसलिए हमने भी कमीशन की बात की, यहाँ इंटरेस्ट रेट हमें दिख रहा है 120 डेज का, इसलिए हमने भी इंटरेस्ट रेट की बात की। तो जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 3 को हम अगले वाले पार्ट में, अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप खुद से एक बार रिवाइज कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।